चलिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन। पहले चार्जेस है 2 +20 नैनोकुलम और -20 नैनोकुलम के, और वो 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो आपको पता लगाना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और उसका वैल्यू और उसके साथ साथ डायरेक्शन। बहुत बहुत आसान, बेसिक लेवल। चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 नैनोकुलम, यानी 20 × 10⁻⁻9 कुलम। उनके बीच का फासला कितना है? 5 मिलीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻³ मीटर। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी निकालना है। तो सबसे पहले तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी? Q × ट्वाइस 20 × 10⁻⁻9 और ट्वाइसल की वैल्यू आई 5 × 10⁻³ अब 5 × 20 कितना होगा बेटा? 100 × 10⁻⁻12 कुलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है रे भैया, वो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हाँ, तो पूरे 12 रहता नहीं। डायपोल के लेंथ को क्या बोलते हैं? 12 ही बोलते हैं ना अपन। ये -Q + Q, इसी पूरे इसको डिस्टेंस को 12 बोलते हैं ना अपन। पूरे डिस्टेंस को याद है ना, वो 12 नाम उसका वैसा दिया हुआ है कि नहीं? वो क्या है कि जब आपने देखे होंगे, अरे कल ही की बात है ना, मैंने आपको जल्दी जल्दी में वो कुछ कैलकुलेशन करके बताया। तुमने नोटिस किया इसमें आधा डिस्टेंस यूज़ कर रहा था मैं, है ना? L² L + A L - A, तो वो बार बार आधा डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं वो L/2 लेके करता ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था, इसलिए पूरा 12 लेते डिस्टेंस को। ठीक है, चलो एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन, एकदम आसान वाला। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट of an electron and proton 4.3 nanometer apart is। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की गई है। दोनों का चार्ज सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19, है ना? तो भाई आप अगर मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे चार्ज का कितना होता है? 1.6 × 10⁻, एक काम करना, क्यों लिखना, 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम। तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम। और आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोनों के बीच में का? 4.3 नैनोमीटर्स, 4.3 × 10⁻⁻9 मीटर्स। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? Q × ट्वाइस L, यानी 1.6 × 4.3। अच्छा, -9 और -19 कितना हो जाता? -28, तो 10 का पावर -28। चलिए बताइए कैलकुलेशन क्या होगा? 6.88। The calculation will be, yes, correct, 6.8, very good. 6.88 × 10⁻⁻28 कुलम मीटर। तो डायपोल मोमेंट्स कैलकुलेट करने के थे और कितने आसान थे वो। नेक्स्ट, a system has two charges QA equals to 2.5 × 10⁻⁻7 coulomb and
QB equals to minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Located at points A 0, 0, minus 15 centimeter and B 0, 0, 15 centimeter plus 15 centimeter respectively. Full stop. What is the electric dipole moment of the system? What is the electric dipole moment of the सिस्टम? पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है पता लगाइए. सॉरी 3.75 into 10 raised to power minus 10. Let me check the answer. नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है आपका. देखो एक बार, आपने डिस्टेंस को कितना लिए? 15 लिए क्या? 30 लिए ना? हाँ, फिर तो सही आना चाहिए. अमजद, अमजद देखो, एक चार्ज कहाँ पर है? लोकेशन क्या दी हुई चार्ज की? QA कहाँ पर है? -15 पे. एक्स एक्सिस या नहीं सॉरी जेड एक्सिस के -15 पे. और दूसरा वाला चार्ज कहाँ पर है? जेड एक्सिस के +15 पे. अगर एक -15 पर है, मान लो ये जेड एक्सिस है, एक -15 पे है और एक +15 पे है, QA QB है ना. तो बीच का फासला कितना हुआ? What is the distance between those two charges? 30 सेंटीमीटर है ना. तो मैं कह सकता हूँ कि भैया यहाँ दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा. और मैग्नीट्यूड आ गया. अमजद देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विल बी Q इंटू ट्वाइस L. Q कितना दिया हुआ है? 2.5 इंटू 10 raised to power minus 7 और ट्वाइस L की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10 raised to power minus 2 मीटर. ओके, तो अब ये क्या हो सकता है? 30 इंटू 2.5 कितना होगा? 75 है ना. 30 इंटू 2.5 75. तो 75 इंटू 10 raised to power minus 9 कूलम मीटर. अरे पहले वाले में तो डायरेक्शन बताई नहीं आपने. डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहेगा पहले वाले में? -20 नैनो कूलम से लेकर +9 लिख दो वहाँ पर. एंड इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम -20 नैनो कूलम टू +20 नैनो कूलम. एंड इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम -20 नैनो कूलम टू +20 नैनो कूलम. फिजिक्स है भाई, ये शुरुआत है. शुरुआत तो ऐसी ही होती है. ये लो आ गया एक और, एक पहले माइंड बॉगलिंग. एग्जाम्पल, 3 charges are placed as shown. Full stop. Find the dipole
moments of the arrangements। तो 3 चार्जेस का जो आप देख सकते हैं अरेंजमेंट इस तरह से बताया हुआ है। माइनस क्यू प्लस ट्वाइस क्यू माइनस क्यू, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है। फिर दूसरा अरेंजमेंट ऐसा बताया हुआ है, माइनस क्यू प्लस ट्वाइस क्यू, ये d, ये d, ये d। आपको पता लगाना है डायपोल मोमेंट्स। डायपोल कैसे बनता है? 2 चार्जेस चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच में कुछ फिक्स्ड सेपरेशन हो। गौर से देखो बेटा इधर के अरेंजमेंट में, यहाँ कितने प्लस क्यू है? 2। एक प्लस क्यू ये वाले माइनस क्यू से मिलकर डायपोल बना लेगा, समझा ना? एक प्लस क्यू इधर आ जाने तो देखो, दिखना मुश्किल जा रहा था। एक प्लस क्यू एक वाले माइनस क्यू से मिलकर एक डायपोल बना लेगा, दूसरा प्लस क्यू ऊपर वाले से मिलकर एक डायपोल बना लेगा। देखो नहीं लगता कि ये डायपोल का जो डायरेक्शन रहेगा, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा इधर रहेगा और इसका भी इधर आएगा, है कि नहीं? क्योंकि डायरेक्शन क्या रहता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये एक डायपोल मोमेंट है और ये एक डायपोल मोमेंट है। आया समझ में? अब नाउ यू कैन सी कि ये d डिस्टेंस है कि नहीं? ये चार्जेस भी कैसे हैं? सेम है। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू सेम है मगर डायरेक्शन अलग अलग है। और कैसी है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं कहूँगा नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा पहले वाले केस में? देखो वो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ p, नहीं हो जाएगा? वैल्यू सेम है और एंगल 90 डिग्री है। और एक p कितने के बराबर है? q इंटू डी। अरे क्या है डायपोल मोमेंट? क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ दोज चार्जेस, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। कोई भी एक चार्ज पकड़ लो उनमें से, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, हाँ आ गया, मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब आप सोचिए सर ट्वाइस आना चाहिए। अरे तो बेटा वो पूरा डिस्टेंस ट्वाइस एल बोला गया था, पूरा डिस्टेंस ट्वाइस एल बोला गया था, यहाँ पूरा डिस्टेंस डी बोला हुआ है, तो ट्वाइस डी नहीं लेने का, डी ही लेने का, बस इतना हो गया, है कि नहीं? अब इस मामले में देखा जाए तो देखो ये माइनस क्यू और यहाँ पर भी 2 प्लस क्यू है। एक प्लस क्यू इस माइनस क्यू के साथ मिलकर डायपोल बना लेगा। इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। देखकर ही पता चल रहा है ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्वेटर। तो ये एंगल और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो इस सिचुएशन में पी नेट कितना होना चाहिए? फिर बोलो कितना चाहिए? √3 टाइम्स ऑफ p, है ना? √3 टाइम्स ऑफ p। और अगर ये √3 टाइम्स ऑफ p रहा तो √3 टाइम्स ऑफ q इंटू t, है ना? ये शुरुआत भर है। आप मॉड्यूल में देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। हाँ अभी करूँगा, बस जल्दी हो जाएगा, आज वही है, उसके बाद मॉड्यूल की बारी है। चलो two short dipoles are placed perpendicular
perpendicularly as shown. Full stop. Find the electric field at large distance small r. ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस स्मॉल r. पॉइंट x पर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो, आप नाम दे दो पहले तो। सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल डायपोल है इसको नाम 1 दे दो, इसको नाम 2 दे दो, है ना। तुमको नहीं लगता वो जो पॉइंट x है डायपोल 1 के एक्सिस पर है और डायपोल 2 के इक्वेटर पे है? आया ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायपोल 1 के कहाँ पर है? एक्सिस पर है और डायपोल 2 के इक्वेटर पे है। ठीक है, अब ऐसा है कि देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी। देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा, E1, है ना, क्योंकि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहती है ना। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी देखो ऐसी जाएगी, पॉजिटिव से शुरू होती ना। ये डायपोल लेंथ इधर जा रहा है, डायपोल मोमेंट इधर है, मतलब इधर निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है ऐसा घूम के। तो जब वो यहाँ से जाएगी ऐसा, तो कैसी जा रही है? इस तरह से, है ना, E2, है ना। ये समझ में आया? पहला काम तुमको ये करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको आड़े टेढ़े से वैसे नजर आएंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट में ये डायपोल्स है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आएगी। बहुत मॉडल में भरे पड़े ऐसे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक डायपोल पर ही एक पूरा टॉपिक है। तो जब ये इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो तुमको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पहले तो नामकरण कर दो कि ये A1 2 A B जो नाम देना दे दो। मैंने 1 दिया, इसको 2 दिया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे तो सीधा ही जाती है, इक्वेटर पे ऐसा जाके ऐसा आती, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी। अब मुझसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस R, नेट डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। देखो भाई, हम कहेंगे यहाँ जो E नेट रहेगा वो रहेगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इन दोनों का रिजल्टेंट जो रहेगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर रहेगा। बोले हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ऐसा निकालेंगे अपन। सवाल उठा E1 कितना है, E2 कितना है। चलो अभी निकालते हैं। E1 इज इक्वल्स टू कितना है? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये डायपोल मोमेंट कितना है बेटा? P0, तो ट्वाइस ऑफ P0 अपॉन R3। सर ये 2 क्यों लगा दिए? क्योंकि पॉइंट x डायपोल 1 के एक्सिस पर है और एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन R3, है ना। तो ये डायपोल मोमेंट 2p लगा दिया इस वजह से। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अच्छा E2 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जो इसका डायपोल मोमेंट है उतना ही लेना है। इसका डायपोल मोमेंट कितना है?
ट्वाइस पी ज़ीरो, उतना ही लो। हाँ ले लिए। इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है r, तो r का क्यूब उतना ही आगे। आप बोलेंगे अरे ये तो क्या हुआ, सेम आ गए, E1 और E2 क्या आ गए, सेम आ गए। तो इसका मतलब ऐसा है, तो मैं ई नेट को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ E1। अब डायरेक्ट जम कर रहा हूँ, आपको शायद अब देख देख के आदत पड़ गई होगी, है ना। वैल्यू अगर सेम रही तो रूट 2 टाइम्स ऑफ लिख सकते अपन, तो मैं लिख सकता हूँ रूट 2 टाइम्स ऑफ E1 लिख सकते हैं अपन इसको। हाँ या ना बोलो, सही है ना। अब E1 की वैल्यू तो अपने को मालूम है 1/4πε0 2p/r³, वैल्यू डाल दो। देयरफॉर ई नेट क्या होगा, देखो 1/4πε0 2√2p0/r³। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया, आया समझ में? बस इतना करना था उसको, और कुछ नहीं। सॉरी, √5 क्यों? देखो मैंने सिर्फ क्या किया, ई नेट अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, E1² प्लस E2 की जगह मैंने डाला E1², है ना। E1 और E2 कैसे हैं, सेम है ना। तो E1² प्लस E1², ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E1², है ना। समझा नहीं है? E1² को निकाल लो बाहर, क्या बच गया, √2। समझा? नेक्स्ट, electric field at a far distance small r, अबे यार चैन से बैठना, on the axis of dipole is E0, full stop. What is the electric field field at a distance twice r on the perpendicular bisector? First option E0/16, second option minus E0/16, third option E0/8 minus E0/8. Electric field at a far distance small r on the dipole, axis of the dipole is E0. तो ये कहाँ की दिया हुआ है, E0 वैल्यू किस पॉइंट, पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस पर है, और डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है ना, और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ,
ई एक्सिस इज इक्वल्स टू 1/4 ई एक्सिस, जिसको आप E0 बोल रहे हैं, 1/4 एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P अपॉन R का क्यूब, है ना। इक्वेशन नंबर 1, ये समझा ना। एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, कहाँ पर है पॉइंट? एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, कितनी दूरी पे? R डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ कितनी है? E0 करके। चलो ठीक है, अब आगे किस में पढ़ो। उसने पूछा है कि एक और पॉइंट है जो डिस्टेंस ट्वाइस R पे, कहाँ पर है वो पॉइंट? इक्वेटर पे है ना। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? तो भाई मैं बोलूँगा E इक्वेटर 1/4 एप्सिलॉन 0 P अपॉन ट्वाइस R का क्यूब। क्योंकि इक्वेटर पे जब कोई पॉइंट लेते हैं तो डायपोल मोमेंट का T ही लेते हैं, 2 नहीं लगाते। और डिस्टेंस वहाँ पर जो बोल रहा है वो कितना बोला है? ट्वाइस R, इसीलिए मैंने R की जगह ट्वाइस R लिया। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 P अपॉन 8 R क्यूब। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो देखो कैसा रहेगा। 1/4 एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P अपॉन 16 R क्यूब, है ना। मैंने क्या किया? सिंपली 2 से मल्टीप्लाई भी किया और उसे डिवाइड भी किया, वो इसलिए ताकि वो इक्वेशन नंबर 1 के जैसा दिखने लगे। अब ऐसा है 1/4 एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? E0। तो मैं बोलूँगा ठीक है, देखो E इक्वेटर इज इक्वल्स टू E0 डिवाइडेड बाय 16। अब आंसर लिखने में जल्दबाजी मत करना, आ गया आंसर आप ठक से डालेंगे ए ऑप्शन, वो गलत हो जाएगा। आ गया ना सर? अब क्या, ये आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना। आपको याद होना चाहिए कि एक्सिस और इक्वेटर में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्शन अपोजिट होती है एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसीलिए क्या आना चाहिए? -E0। सेकंड ऑप्शन बेटा, थर्ड नहीं। What is the magnitude of electric field intensity due to a dipole of moment 2 × 10⁻⁻8 coulomb meter at a point distance 1 meter from the center of the dipole, comma, when line joining the point to the center of dipole makes an angle of 60 degree with the dipole axis. तो देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता लगाना है एक डायपोल के कारण, जिसका डायपोल मोमेंट आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ठीक है,
or at a point distance 1 meter from the center of the dipole. For an example, if this is minus q charge and that one is plus q charge, और एक center of the dipole है, यहाँ से एक particular point P ले रहे हैं which is at a distance of 1 meter. So the value that is R is equals to 1 meter. तो point P पे आपको क्या पता लगाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ R की वैल्यू 1 मीटर दी गई है ना. When the line joining the point to the center of the dipole makes an angle of 60 degree with the dipole. और ये लाइन जो है ना पॉइंट P को ज्वाइन कर रही है विद द सेंटर ऑफ द डायपोल, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायपोल. तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो एक रैंडम पोजीशन दिया गया है, एक बेसिक जनरल पोजीशन दिया गया है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फॉर दैट वन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. Isn't it? P upon r cube under root of 3 cos square theta plus 1. That is E equals to 1/4 pi epsilon 0 को आप 9 into 10 का पावर 9 लिख सकते हैं, है ना. P की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 into 10 raised to power minus 8. और 1 का क्यूब क्या होगा बेटा? 1 ही होगा. अंडर रूट ऑफ 3 cos square theta plus 1. cos 60 कितना होता है? 1/2. उसका स्क्वायर क्या होगा? 1/4. तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1. तो अंडर रूट ऑफ 3/4 प्लस 1. समझा नहीं कैसे आया? तो cos 30 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 3/4 प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 7/4 है ना, अंडर रूट ऑफ 7/4. और अगर 4 को रूट के बाहर निकाल दो तो अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय 2. तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा E इक्वल्स टू 9 into 2 into 10 raised to power 1 into root 3 divided by 2. 2 गया. E is equals to 9 multiply by root 3 into 10. अब ज़रा करिए कैलकुलेट. रूट 3 म्हणजे काय? 1.732 है ना. सॉरी, हाँ 7 आएगा. माई मिस्टेक, ये 7 आएगा यहाँ पे. मेरा आंसर गलत भी आ रहा मेरा. क्रॉस मल्टीप्लाई किया ही नहीं मैंने, 1 को छोड़ दिया था. ओके, 9 रूट 7 कितना आएगा? रूट 7 कितना होता है? 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसका. 2.6 होता, उसको 9 से मल्टीप्लाई करो. The correct answer is 238.1. 238.1 Newton per coulomb. This is the right answer. इसके आसपास आपका आंसर आना चाहिए. An electric dipole is placed at the origin. एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसे ओरिजिन पे रखा गया है. And is directed along x-axis. Full stop. At a point comma far away from the dipole comma the electric field
is parallel to y-axis. Full stop. If OP makes an angle theta with x-axis, find थीटा. तो थीटा का पता लगाइए. एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो ओरिजिन पे रखा है और वो डायरेक्टेड है अलोंग एक्स एक्सिस. मान लो थोड़ी देर के लिए ये वो डायपोल है, बहुत छोटा सा डायपोल है, -q + q है ना. एट पॉइंट O यहाँ पर वो रखा गया. और आपने एक पर्टिकुलर, देखो आपको तो मालूम है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही जाती रहती हूँ. तो इसमें से आपने एक पॉइंट P चूज़ किया. इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे ये देखा गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट बनाया गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू y एक्सिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, तो अब ऐसा है, इफ OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस. ये जो OP जैसे नजर आ रहा है आपको, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस. तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को पीछे बैक ट्रेस करो. इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस बैक ट्रेस करने पे पता चलता है ये एंगल कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री आ रहा है ना. सबसे पहले मुझे बताओ, डायग्राम जो मैंने आपको लिखाया था उस पर जाओ ज़रा एक बार. थ्योरी में हम लोगों ने कल देखे थे. मुझे बताओ ये 90 डिग्री किस चीज़ की वैल्यू है. नाइन्टी डिग्री किस चीज़ की वैल्यू है? अल्फ़ा. बिल्कुल सही, ये वैल्यू है अल्फ़ा की, जो कि थीटा प्लस बीटा होता है. बताया डायग्राम में, थीटा प्लस बीटा जो होता है ना अल्फ़ा, ये उस चीज़ की वैल्यू है. आई बात समझ में आपको? तो ये जो 90 डिग्री आपको दिया गया है, थीटा प्लस बीटा, वो है. तो मैं सॉल्यूशन में जाऊंगा, मैं लिखूंगा थीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो बीटा को क्या लिख सकते हैं आप? 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता मैं? आया ना, बोलो. ये समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा. अगर नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसा जाएगा सीधा एक्स एक्सिस पर. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है. द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वही 90 डिग्री है. उसी एंगल को अपन शॉर्ट में अल्फा बोलते हैं या थीटा प्लस बीटा बोलते हैं. तो ये थीटा प्लस बीटा 90 डिग्री. तो बीटा को क्या बोल सकता हूँ मैं? 90 माइनस थीटा. फिर मुझे बीटा और थीटा का रिलेशन मालूम है ना? क्या रिलेशन है? tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 tan ऑफ थीटा. अब सवाल ये उठा, मुझे कैलकुलेट करना क्या है, थीटा या बीटा? थीटा कैलकुलेट करना है. तो बीटा की जो वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा. बीटा की वैल्यू क्या आएगी फिर? tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan ऑफ थीटा. अब tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा. अच्छा एक बात बता, cot थीटा को क्या लिख सकता तू? 1/tan थीटा नहीं लिख सकता? तो 1/2 tan ऑफ थीटा है ना. cot थीटा को क्या लिखा? 1/tan थीटा. अब tan थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 को इधर ला लो. तो क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा है ना. अब इसका स्क्वायर रूट ले लो. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √2 और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ
एंड दिस इज योर आंसर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √2। आया समझ में? ये बहुत ज़्यादा, देखो दो क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, एक ये वाला है और मॉड्यूल है तुम्हारे पास किसी के पास मॉड्यूल राइट नाउ? बताइए। इलेक्ट्रिक डायपोल में ऐसे 2-3 प्रॉब्लम बहुत आए हुए इलेक्ट्रिक डायरेक्शन से रिलेटेड। देखो एक ये है डायपोल, ओके सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे है, डायपोल को कहाँ गया? थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे है इसमें। ये है डायपोल। ओके, सिमिलर टू दैट एक और प्रॉब्लम आता है, वो वाला प्रॉब्लम गया कहाँ इसमें? शायद से मैंने इसमें से निकाल दिया क्योंकि टेस्ट पेपर में आया वो करके बार बार, तो शायद इसमें से निकाला मैंने, वो वापस डालना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, एक और है सिमिलर टू दैट, आप देखेंगे उसके अंदर डायपोल को रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। देखो क्या है, अब ये जो डायपोल अभी आपने अभी पढ़े, ये डायपोल अभी और आगे एक दो बार और देखने को मिलेगा। ये गॉस थ्योरम में देखने को मिलेगा कहीं कहीं, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थोड़ा सा उसका डिटेल पढ़ने को मिलेगा आपको। तो ऐसा है कि एनसीईआरटी के सीक्वेंस में डायपोल की जानकारी अलग अलग दी गई है। अभी फिलहाल अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। कल आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को रखने से क्या होता है, टॉर्क उसको जो फील होता है उसके बारे में पढ़ेंगे आप। फिर कुछ दिनों के बाद आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। मगर मॉड्यूल में मैंने क्या किया है कि डायपोल से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब एक साथ मैंने अरेंज कर दिया है ना। तो इसी कारण से आपको डायपोल जो है, जो उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आप अभी सॉल्व कर नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। यहाँ पर हम लोग डायपोल के इतने ही लेंगे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। कल जो है आगे का टॉपिक देखेंगे। अब अपना जो था मॉड्यूल जो चेक करना था वो देखेंगे।